हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, प्री बोर्ड का प्री बोर्ड एग्जाम जो हुआ था केमिस्ट्री का, उसका आगे का क्वेश्चंस का सलूशन। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 1 से लेकर के 5 तक का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 वाले वीडियो में दिया गया है। ये हमारा छठा क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है रेडियो एक्टिव डिके। डिके कहने का मतलब ब्रेक करना। ठीक है, डिके का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेक करना। अब रेडियो एक्टिविटी जो है, ये रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस का देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो रेट होगा यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे डिपेंड करना चाहिए। कहने का मतलब क्या, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी एक के ऊपर। ठीक है, और वो कौन है? तो वो है यहाँ न्यूक्लियस। इसीलिए जो रेट है यहाँ पे या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है वो हमारा किस क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। When aqueous solution of NaCl is electrolyzed, the product obtained at cathode is। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या लिया गया है। तो एक हमारा एनोड है, एक हमारा कैथोड होगा। ठीक है, और इसे हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कैथोड और ये हमारा एनोड। एनोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और कैथोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इस जगह पे इलेक्ट्रोलाइट लिया गया तो चूंकि ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस कहने का मतलब क्या? पानी होगा, और पानी के साथ साथ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? NaCl। इसे हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे ब्राइन भी कहा जाता है, ब्राइन सोल्यूशन। अब देखिए, जब इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में यहाँ पे क्या क्या देखने को आपको मिलेगा? ये जो H2O है ये ब्रेक होगा किस फॉर्म में? H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। और जो NaCl है ये ब्रेक होगा किसके फॉर्म में? Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। ठीक, अब आप देखो दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है। तो H प्लस और Na प्लस ये किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। H प्लस और Na प्लस किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। उसके बाद उसी तरीके से OH माइनस और Cl माइनस ये किसके पास जाना चाहिए? एनोड के पास। OH माइनस और Cl माइनस। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन वापस से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हेन aqueous solution of NaCl is electrolyzed, the product obtained at cathode is, मतलब कैथोड के पास हमको क्या मिलेगा? तो कैथोड के पास देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो H प्लस और दूसरा है Na प्लस। ठीक, अब इस जगह पे ऑप्शन में हमारे पास सिंगल सिंगल ऑप्शन दिया गया, हाइड्रोजन, सोडियम मेटल, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इस जगह पे हमको या तो हाइड्रोजन होगा या तो सोडियम होगा। ठीक, अब आप देखो कि जब हम बात करते हैं इस जगह पे इन दोनों एलिमेंट्स का, ठीक है, हाइड्रोजन और सोडियम, तो यहाँ पे क्या है कि जो सोडियम है हमारे पास, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ठीक है, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे इजिली जाके कैथोड पे चिपक जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इजिली रिड्यूस हो जाएगा, H2O आराम से रिड्यूस हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, रिडक्शन हमको आराम से देखने को मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, सोडियम और हाइड्रोजन में कंपेयर करेंगे तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण हाइड H प्लस कैथोड से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H2 में गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 × 10⁻⁻² पर मिनट। रेट कांस्टेंट मतलब क्या? के का वैल्यू कितना दिया है हमको? 2 × 10⁻⁻² पर मिनट। ठीक है,
अब हमको क्या कहता है, द टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या दिया गया हमको, हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला ऐसा होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें 0.693 बाय 2 इंटू 10⁻⁻², ये यहाँ पे मिनट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो कैसे क्या आएगा, ये है 2, ये इसको डिवाइड करेंगे कैसे आएगा, 2 0.2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 6 × 12 एंड 2 5 × 10। ये हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 0.3465 इंटू 10⁻², मिनट। ठीक है, अब ये जो 10⁻² है उसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 34.65 मिनट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली हमको ऑप्शन नंबर बी दिखता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है हमारा वो हमारा ऑप्शन बी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का मतलब क्या है, हमारे पास पाई, तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है, पाई यहाँ पे क्या है, CRT के बराबर होता है। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, और जो आर है, आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट जो है यहाँ पे हम लोग इसको सोल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सोल्यूशन कांस्टेंट भी है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो इस जगह पे अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, और यही पाई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन निकल के चला आता है इस फॉर्मूले से कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कहने का मतलब क्या कि अगर कंसंट्रेशन, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो पाई भी इंक्रीज करना चाहिए। और दूसरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि अगर यहाँ पे टी हमारा इंक्रीज होगा तो पाई भी इंक्रीज करना चाहिए, और यही चीज वाइस वर्सा भी है। मतलब अगर सी डिक्रीज करेगा तो पाई डिक्रीज करेगा, अगर टी डिक्रीज मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो पाई भी डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंक्रीज बाय, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो सोल्यूशन का है वो कब इंक्रीज करेगा। तो कब का मतलब क्या, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे आप देखो ये हमारा कंडीशन है, इंक्रीजिंग सोल्यूशन का, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो इस जगह पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके ऊपर ले लेता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन नंबर हमारा, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। ठीक है, मतलब इनमें से चार ऑप्शन है हमारे पास, चार में से कौन सा जो आयन है वो कलरलेस है, मतलब कलर नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो कलर या कलरलेस के लिए हमको क्या चेक करना होता है, हमको यहाँ पे चेक करना होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, उसे हम यहाँ पे बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले V2+ है, ये हमारा वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, और फिर 3d3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। शॉर्ट कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करके अगर हम यहाँ पर आए, 1s2 से स्टार्ट करके अगर हम 3p6 तक आए तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेनेडियम को आर्गन, यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाते हैं। उसके बाद आता है 4s2, और फिर आता है 3d3। ठीक है, 4s2 और 3d3।
अब हमको ऑप्शन में क्या दिया गया है, V2 प्लस। V2 प्लस मतलब वेनेडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल से रिलीज होता है, मतलब ये जो फोर्थ सेल है ये हमारा आउटर मोस्ट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए वो ये वाला यहाँ से रिलीज होना चाहिए। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब V2 प्लस का हम बात करेंगे तो V2 प्लस के केस में हमको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा, आर्गन और 3D3 दिखेगा। ये जो D है, ये D यहाँ पे हमको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4, 5 बॉक्स। इस 5 बॉक्स में हमारे पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2 और एक ये 3। ठीक है, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे हमको क्या दिखा रहे हैं कि ये कलर कंपाउंड बनाएंगे, ये कलर दिखाएंगे। तो वेनेडियम जो है ये जनरली वॉयलेट या फिर ब्लू कलर दिखाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है हमारा क्रोमियम Cr3 प्लस। अगर हम Cr को देखें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। और अगर इसे लिखें आर्गन के टर्म में, तो आर्गन जो 18 इलेक्ट्रॉन कवर करेगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4s2 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 3d4। ठीक है। अब हमको कहता है कि आर्गन, सॉरी, आर्गन में क्रोम 3 प्लस Cr3 प्लस। तो Cr3 प्लस का अगर हम बात करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, आर्गन, उसके बाद 3d3, फिर से 3d3, मतलब यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या, ये भी कलर दिखाएगा। ठीक। तो Cr3 प्लस जो है वो जनरली ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाता है। ये हमको कैसा दिखाएगा, ये हमको जनरली ग्रीन कलर दिखाता है। ठीक है। तो इसका हम बात करेंगे तीसरे Zn2 प्लस का। तो जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30। और जिंक को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन, सॉरी, उसका रहेगा 4s2 और फिर आएगा 3d10। हमको दिया है Zn2 प्लस। तो Zn2 प्लस के लिए कैसे लिखेंगे हम इसको, Zn2 प्लस जो है वो ऐसे लिखाएगा, आर्गन और उसके बाद 3d10। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखिए ये जो D प्लस है ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी इसका ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ देखने को मिलता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कलरलेस होगा, तो जो अनपेयर्ड नहीं दिखाएगा वही कलरलेस होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो आंसर हमारा जिंक है। ठीक है। लेकिन हम लोग अपने फोर्थ वाले ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ठीक है, Ti का एटॉमिक नंबर 22 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा Ar4s2 3d2। लेकिन Ti3 प्लस को अगर हम देखें तो ये क्या दिखाएगा हमको, Ti3 प्लस ये हमको ऐसे दिखेगा, आर्गन, उसके बाद 3d1। ये जो 1 है, ये 1 भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड के कारण क्या होगा कि यहाँ पे ये कलर दिखाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर जिंक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। ठीक है। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी हम इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और हम यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। दोनों कहने का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग का भी और वीक का। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, उससे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं और ऑप्शंस में आपको मैं आंसर बता देता हूँ, तभी फिर इस आंसर को समझ में सकेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे डाइल्यूशन क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम ले लेते हैं H2SO4। ठीक है,
अब H2SO4 क्या, जनरली हम थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लें। अब जब इसको हम तोड़ते हैं तो H2SO4 किस फॉर्म में टूटेगा, 2H+ और SO4 2- में टूटता है ये। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनका। इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने का मतलब क्या, हम इसमें मान लीजिए वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन से होता क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच है भाई, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये यहाँ पे H+ और SO4 के बीच में है। ये जो दो आयंस हैं इन दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही हम वाटर इसमें ऐड करते हैं तो फोर्स अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज करने लग जाता है। क्यों डिक्रीज करता है, तो वाटर ऐड करने से क्या हो रहा है कि जो कंसंट्रेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट था वो यहाँ पे डाइल्यूट होने लगा। और डाइल्यूट होने से क्या होगा, तो दोनों आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। आप कह सकते हो दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लग गई। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इनका मोबिलिटी भी इंक्रीज करने लग जाएगा। मोबिलिटी मतलब दोनों आयंस जो है वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। दोनों आयंस का मूवमेंट बहुत तेजी से होगा और आसानी से होगा और हर तरफ हो सकता है। ठीक है, तो ये मोबिलिटी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाता है। कब करता है भाई, तो डाइल्यूशन के टाइम पे करता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ऐसे काम होता है। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, सेम कंडीशन ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करेंगे। जैसे CH3COO H की अगर हम बात करें, ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम तोड़ते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से अपने आयंस में टूटता नहीं है। स्ट्रांग और वीक में यही फर्क है। स्ट्रांग पूरी तरीके से टूट जाता है, उसमें फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन वीक में क्या है, ये पूरी तरीके से टूटता नहीं। अब सपोज कीजिए कि अगर हमने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स लिया है इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो 100 में से हो सकता है कि 40 मॉलिक्यूल ही टूटता हो सकता है 35 मॉलिक्यूल ही टूटे। ठीक है, तो बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मतलब वाटर ऐड करते हैं। वाटर क्या करेगा, जो बचा हुआ हमारा रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है, इससे हमने टोटल 100 लिया था, 100 में से जो बचा हुआ रिमेनिंग मॉलिक्यूल होगा वो फर्दर यहाँ पे टूटेगा। कि साइंस है भाई, CH3COO- और H+ के फॉर्म में ये टूटेगा। ठीक है, तो इस जगह पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस जो है, नंबर ऑफ आयंस जो है ये इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में क्या था भाई, स्ट्रॉन्ग में जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस दोनों आयंस का इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ नंबर ऑफ आयंस ही इंक्रीज कर रहा है। इसी वजह से क्या होता है, तो इस जगह पे इसी वजह से कंडक्टिविटी हमको इंक्रीज होते हुए दिखती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या है, आंसर हमारा ऑप्शन ए है, डाइल्यूशन इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी भी इंक्रीजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशंस आपको बता दी हैं, वीक के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी। एग्जाम में अगर वीक के लिए पूछता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि वहां पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग के लिए पूछता है तो आप वहां पे लिखेंगे कि भाई वहां पे दोनों आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 कहता है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर in case of a solution of non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्लियरली हमको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहने का मतलब क्या, ये RLVP है। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किसके लिए पढ़ते हैं, तो राउल्स लॉ के कंडीशंस, राउल्स लॉ के लिए हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे राउल्स लॉ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड।
तो नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड कहने का मतलब कि हम पहले ये देख लें कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है न्यूट्रल लिगेंड। और दूसरा है हमारे पास एन आयोनिक लिगेंड। एन आयोनिक लिगेंड है। एन आयोनिक का मतलब क्या कि जो लिगेंड होगा वो लिगेंड के ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यही अगर हम बात करें न्यूट्रल लिगेंड की, तो न्यूट्रल लिगेंड के पास क्या होना चाहिए भाई, ये इसके पास लोन पेयर होने चाहिए। ठीक। अब आप देखो, H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसके बाद यहाँ CO में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, बात करते हैं इस ONO की। ONO को जनरली ऐसे लिखा जाता है ONO माइनस। ठीक है, तो ये ONO माइनस माइनस हम जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिखते हैं, या यूं कह लीजिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, जब तक कि हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जिक्र ना किया गया हो तो ONO माइनस ही हम लेके यहाँ पे चलेंगे। तो हमारा जो आंसर है, जो क्वेश्चन में पूछा है, विच इज नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड, तो ONO जो है ये यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ये एन आयोनिक लिगेंड है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C है इस जगह पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस विथ HI and P गिव्स। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12। एक मिनट से थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब इसका रिएक्शन होना है किसके साथ, तो HI और P के साथ। ठीक है, तो जब HI और P के साथ इसका रिडक्शन होता है ग्लूकोज का, तो बेसिकली ग्लूकोज यहाँ पे क्या बना के देता है, एन हेक्सेन बना के देता है। ग्लूकोज के पास यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है। ये देखो, ग्लूकोज के पास टोटल 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन जो है स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं और हमको ये एन हेक्सेन बना के देते हैं। ठीक है, एन हेक्सेन मतलब C6H14 यहाँ पे हमको ये बना के देंगे। ये एक एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा 14 का, ऑप्शन नंबर A होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म ए चिलेट। ठीक है, चिलेट का मतलब क्या है भाई, चिलेट का क्या मतलब होता है, तो चिलेट वैसे लिगेंड बनाते हैं, मतलब वैसे लिगेंड जो रिंग बना सके। ठीक है, वैसे लिगेंड जो रिंग बना सके उसे हम चिलेट कहते हैं। ठीक है, तो रिंग बनाने के लिए क्या है कि लिगेंड को मल्टी डेंटेट होना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी डेंटेट होना पड़ेगा, मतलब एक से ज्यादा डोनर साइट उस लिगेंड के होने चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा डोनर साइट होने चाहिए। तो एसीटेट में, एसीटेट जो ऑप्शन है सबसे पहला हमारा ये है CH3 CH3 COO माइनस। ठीक है, यहाँ पे CH3 COO माइनस में सिर्फ एक ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ऑक्सलेट में, ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 2 माइनस। ठीक है, C2O4 2 माइनस में यहाँ पे जो दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है साइनाइड, साइनाइड का मतलब CN, ठीक, CN। अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3, ठीक है, NH3। CN जो है ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरा लैपटॉप या मेरा टैब। मेरा टैब यहाँ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए ऐसा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट मतलब वैसे लिगेंड्स जो दोनों एटम से बॉन्ड बना सके। तो लेकिन इनमें फर्क क्या होता है कि यहाँ पे एक टाइम पे, ठीक है, देखिए, ये जो CN है, ये CN यहाँ पे एक टाइम पे या तो कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा या फिर नाइट्रोजन ही बनाएगा। दोनों में से दोनों एक बार में बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम यहाँ पे मोनोडेंटेट कहेंगे। जैसे हमारा एसीटेट मोनोडेंटेट है, ऑक्जेलेट हमारा डाइडेंटेट है या बाइडेंटेट कह लेंगे, और CN हमारा मोनोडेंटेट है। उसी तरीके से अमोनिया भी एक ही एटम है जो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये भी यहाँ पे मोनोडेंटेट है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है, ऑक्जेलेट आयन हमारा यहाँ पे आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है फेनॉल विथ इथाइल आयोडाइड, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो इथेनॉल के प्रेजेंस में क्या बना के देगा। तो यहाँ पे ए क्या होगा वो हमको देखना है। ठीक, तो ए को कैसे देखें। अभी देखो हमारा बेसिक फंडा है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा। ठीक है, आयोडीन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली प्लस और माइनस को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कि आयोडीन जो है, ये आयोडीन किसके साथ जोड़ना है, हाइड्रोजन के साथ। और जो इथाइल ग्रुप है वो इथाइल किसके साथ जोड़ना है, ऑक्सीजन के साथ। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, C6H5, C6H5O, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, C2H5। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शन नंबर बी बना के देगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमको बेसिकली क्या देखने को मिलता है, तो इस रिएक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, ये बेसिकली हमको विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस देखने को मिलता है। ये एक प्रिपरेशन है ईथर को बनाने के लिए। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है लगता है मेरा टाइप, इसीलिए ऐसे गड़बड़ हो रहा लिखने में। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। ठीक है, क्वेश्चन 17 क्या कहता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो भी होता है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, और वो है नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, सॉल्यूट की जो संख्या है उस पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो किस पे आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने अभी कहा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्योरली डिपेंड करेगा किस पे ऊपर, तो सॉल्यूट के संख्या के ऊपर, कितना संख्या में सॉल्यूट डाला गया है। पहला है साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तीसरा है नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। अल्काइल हैलाइड कौन सा है जो SN1 मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइज होगा या SN1 मैकेनिज्म को दिखाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि SN1 मैकेनिज्म, इसमें
थ्री डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होंगे, इसमें जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होंगे, और उसके बाद 1 डिग्री देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 1 डिग्री में हमको SN2 देखने को मिलता है। ठीक है। अभी 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों ऑप्शन में हम खोजेंगे कि हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा है। तो CH3Cl, यहाँ पे कोई भी डिग्री देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद CH3CH2Cl, यहाँ पे ये 1 डिग्री है। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास भी 1 डिग्री देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये डी जो है ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, 19 नंबर में क्या है, द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH इज। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है इन सब में, अल्काइल कौन सा मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन तीनों में से कौन सा है जो आसानी से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। मतलब क्या, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक। तो अल्काइल हैलाइड में हमारे पास मान लीजिए ऐसा कुछ हो, सी, मान लीजिए हमने आर लिया और यहाँ पे हैलाइड लिया है। तो इस आर से एच और ये एक्स, ठीक है, इन दोनों को यहाँ से रिमूव करना हो। ठीक है, दोनों को ही यहाँ से रिमूव करना हो, और ये आसानी से रिमूव हो जाए। किसके प्रेजेंस में हो जाए, तो ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये आसानी से रिमूव हो जाए। तो कहता है कि सबसे आसानी से कौन सा रिमूव होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का यहाँ पे हमको अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो सबसे आसानी से यहाँ पे 3 डिग्री होता है सबसे पहले, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। ये कब होता है, तो जब आर हमारा सबके लिए सेम हो, मतलब आर, आर हमारा यहाँ हर किसी के लिए सेम हो, तब जाके ये हमको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 क्या कहता है भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो अल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा हेलो अल्केन है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब तो ऑप्शन नंबर 1, 2, सॉरी 1 नहीं, तो A, B, C और D हर किसी को हम लिख के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, मतलब प्रोपेन दिया गया है हमको, प्रोपेन दिया गया है, और इस प्रोपेन के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन। कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो पेन के साथ क्या दिया है, क्लोरीन। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो वापस से हमारे पास प्रोपेन है, और इसके साथ हमको क्या जोड़ के दिया गया है, तो ब्रोमीन जोड़ के दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, तो सी में हमारे पास क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या, प्रोपेन तो है, ठीक है, लेकिन इसके सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, वही अगर हम ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें, तो डी में फिर से 2 ब्रोमोप्रोपेन दिया है, मतलब प्रोपेन है और साथ में यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे पूछता है कि कौन सा हेलो अल्केन है जो ज्यादा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब इस जगह पे अगर हम रिएक्टिविटी देखें हेलोजेंस का, तो हेलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका देखने को मिलता है, आयोडीन। उसके बाद हमको देखने को मिलता है ब्रोमीन, और उसके बाद हमको देखने को मिलता है क्लोरीन।
ठीक है, कहानी क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये लिखने में। के बाद हमको देखने को मिलता है क्लोरीन। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, तो ये तो हमने बात कर लिया आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन की। तो अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन हमको दिया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लिस्ट में ब्रोमीन पहले है, तो हमको ब्रोमीन में से ही देखना है। अब ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में ब्रोमीन दिया है। अब हमको सेट करना है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये 1 डिग्री हेलो अल्केन रिप्रेजेंट करता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है ये 2 डिग्री हेलो अल्केन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसको देखें तो एस एन मैकेनिज्म के हिसाब से 1 डिग्री हेलो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो आंसर हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लिया जाए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक कहने का मतलब क्या कि अल्कोहल, क्या हो क्या रहा है इसको। कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए लिखने में इतना दिक्कत कर रहा है। हाँ नहीं, इसको भी आज ही प्रॉब्लम करना है। ठीक है, हम्म, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल से जब हम एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ। अल्कोहल से जब हम एल्डिहाइड बनाते हैं, या फिर अल्कोहल से जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे डायरेक्टली हम ऑक्सीडेशन को टिक कर सकते हैं। तो इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is reduced with ZnHCl to give हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी देखिए जो ZnHCl है, ये ZnHCl एक नेम्ड रिएक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। उस नेम्ड रिएक्शन को हम लोग क्लेमेंसन्स रिडक्शन कहते हैं। उस नेम्ड रिएक्शन को हम लोग क्लेमेंसन्स रिडक्शन कहते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है लिखने में, इसको ऐसे नहीं लिख के इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शंस कहते हैं। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पे हमको बेसिकली क्या देखने को देता है, इस रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, जेडन और HCl। जेडन जो है यहाँ पे अमेल्गम के फॉर्म में होता है। ठीक है, अमेल्गम कहने का मतलब क्या कि जो जेडन होगा वो जेडन किसके साथ होगा, जेडन जो है वो मरकरी के साथ होगा। ठीक है, मरकरी अमेल्गम बनाता है, मरकरी अमेल्गम बनाता है। तो जेडन यहाँ पे किसके साथ होगा, इस मरकरी के साथ। और ये जो रिएक्शन है ये हम क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में बेसिकली क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड को
रिड्यूस किया जाता है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एसीटेट है, यहाँ एसिटिक एसिड है, और यहाँ एसिटामाइड है। ये हमारा है ब्यूटेन 2 1। ये जो वन है, वन का मतलब क्या, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है यहाँ पे। एक यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप होगा वो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे किस में रिड्यूस होता है, ये हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 1। क्लेमेंसन रिडक्शन ये एक नेम्ड रिएक्शन है जिसमें हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स को, या ऐसे कह लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपाउंड्स को हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर and oxidation state of cobalt in COEN whole to Cl2 plus is। अभी देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कोबाल्ट का यहाँ बात कर रहे हैं तो EN इथिलीन डाइअमीन। ठीक है, यहाँ पे इसका दो है तो दो इथिलीन डाइअमीन है, दो EN है। अब इस एक EN के पास दो डोनर होते हैं, तो दो EN के पास टोटल कितने हो जाएंगे, दो और दो, चार डोनर। ठीक है, दोनों के पास मिला के कितने हो जाएंगे, चार डोनर। अब उसके साथ साथ यहाँ पे Cl2 भी एज अ लिगेंड है, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, दो और। ठीक है, दो और हो जाएंगे, ये टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, छह डोनर। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया इनका, छह। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो क्योंकि दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे भाई, सीओ को हम मान लेंगे एक्स, इथिलीन डाइअमीन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा जीरो, चूंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और Cl2 का हो जाएगा -1 इंटू टू, Cl2 का हो जाएगा -1 इंटू टू। ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिए कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे +1। ठीक है, +1 कहाँ से है, देखो यहाँ पे चार्ज दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है +1, उसके लिए यहाँ पे ये +1 लिखा गया है। ठीक, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ पे, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आना चाहिए, वो यहाँ पे निकल के आएगा +3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा B। तो 23 का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Among the following which is strongest acid, among the following which is strongest acid। तो अब देखो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से, हाइपर कंजुगेशन जो टॉपिक है हमारा उसके हिसाब से मिथाइल ग्रुप जो होते हैं, मतलब CH3 ग्रुप। ठीक है, CH3 के जो मॉलिक्यूल है वो जितना ज्यादा होंगे किसी के साथ भी, वो उतना इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा। ठीक है, CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हमको क्या करना है कि इन सारे ऑप्शंस में से देखना है कि किसके पास CH3 ग्रुप नहीं है या सबसे कम है। जिसके पास नहीं होगा या सबसे कम होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन ए में CH3 है, ऑप्शन सी में भी CH3 है, और ऑप्शन डी में भी CH3 CH2 है। हमारे पास ऑप्शन बी जो है उसमें कोई भी CH3 नहीं है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25। 25 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। ठीक है, तो गैब्रियल सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गैब्रियल सिंथेसिस जो है वो कंपल्सरी प्राइमरी अमीन्स के लिए डिफाइंड है। गैब्रियल सिंथेसिस में हम प्राइमरी अमीन्स को बनाते हैं। ठीक, मतलब 1 डिग्री, हम बात करते हैं यहाँ पे 1 डिग्री अमीन्स का। ठीक है, 1 डिग्री अमीन्स का। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास जो 1 डिग्री अमीन है वो है
हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा 1 डिग्री मीन्स, सॉरी 1 डिग्री नहीं, मैं वापस से क्वेश्चन देख रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको भटक गया हूँ, भटक नहीं गया, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लिखने में से प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे भी दिमाग में चला आएगा। ये 1 डिग्री के लिए बनाते हैं गैब्रियल सिंथेसिस, लेकिन क्वेश्चन पूछा है हमको कि इनमें से कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। तो जो हमारा 1 डिग्री नहीं होगा उसी को यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, ब्यूटाइल अमीन हमारा 1 डिग्री है, 2 फिनाइल इथाइल अमीन भी 1 डिग्री है, आइसोप्रोपाइलिन अमीन भी 1 डिग्री है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 डिग्री अमीन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 डिग्री अमीन है। तो 25 में आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे हम गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन राउंड था सेक्शन ए का, जो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको पढ़ने में आसानी हो और इससे आप अपना नोट्स भी बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, या जो भी आप कहीं भी नोट डाउन करना चाहें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है।